नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, भगत सिंह कोचिंग क्लासेस के अंदर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। टाइम की ज्यादा बर्बादी ना करते हुए हमने जहां पर अपना चैप्टर छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते, लेकिन आगे पढ़ने से पहले अपने को पीछे का रिवीजन जरूर करते रहना है। ठीक है, थोड़ा रिवीजन आप करें, थोड़ा थोड़ा रिवीजन साथ में हम आपको करवाते चले जाएंगे। तो हमने पढ़ा था कि पाचन तंत्र के अंदर सबसे पहले पाचन का कार्य कहां से प्रारंभ हो जाएगा? मुख गुहा के अंदर। और मुख गुहा में दांत, जीभ और लार पाए जाते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, उनके संख्या और उनके कामों के बारे में आपको अच्छे से बता हुआ समझा दिया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था जीभ, जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं लगी होंगी और जीभ के सभी भाग कौन कौन से स्वाद का अपने को आभास करवाते हैं, वो सारी बातें आपको बता दी थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था लार, लार के अंदर टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन और लाइसोजाइम नामक जो एंजाइम है वो भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारने का काम करता है। मुख गुहा के बाद में भोजन सीधा आमाशय में पहुंचेगा। आमाशय के अंदर जठर रस पाया जाता है। जठर रस का पीएच मान 1.2 से 1.8 होता है। उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रेनिन और पेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करेगा और पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचन करेगा। आमाशय के बाद में भोजन सीधा छोटी आंत में प्रवेश करेगा। छोटी आंत के 3 भाग ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांतर, इनके कामों के बारे में आपको बता दिया था। जैसे ही भोजन ग्रहणी में प्रवेश करता है तो लीवर और अग्नाशय ग्रंथि अपना अपना रस छोटी आंत में भेजते हैं। छोटी आंत के बाद में भोजन जो है वो सीधा प्रवेश करेगा बड़ी आंत के अंदर, और यहां से अपने को पढ़ता चलना है। बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत की कुल लंबाई, तो हम बताएंगे इसकी कुल लंबाई तकरीबन 1.5 से 2 मीटर होती है। ठीक है साथियों, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर जी छोटी आंत की लंबाई तो तकरीबन 6 से 7 मीटर बताई थी आपने, और आप बड़ी आंत की लंबाई 1.5 से 2 मीटर बता रहे हो। कहीं आपके बताने में कोई गलती तो नहीं हो रही ना मेरे प्यारे बच्चों? मैं आपको बता देता हूं कि छोटी आंत जो वो बड़ी आंत से बड़ी होती है। तो फिर आप सोच रहे होंगे सर जी इसी को बड़ी आंत और इसको छोटी आंत बोल देते, इनको उल्टा पुल्टा बोलने का क्या मतलब? तो हम बताएंगे इनको उल्टा पुल्टा बोलने का मतलब है इनकी चौड़ाई। जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत की चौड़ाई तकरीबन 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और छोटी आंत की चौड़ाई तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर। याद रखना है, बड़ी आंत की चौड़ाई 6 से 8 सेंटीमीटर और छोटी आंत की जो चौड़ाई है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, उसके बाद में हम बताएंगे कि बड़ी आंत के भी कुल 3 भाग होते हैं। पहला भाग कहलाता है सिक्कम, दूसरा भाग कहलाता है कोलोन और तीसरा भाग कहलाता है रेक्टम, या हम इसको बोल देंगे मलाशय। छोटी आंत के अंदर जो भोजन की लुगदी बनी थी उसको हमने बोला था काइल। तो काइल जो है, काइल सीधा सीधा कहां प्रवेश करेगी? तो हम बता देंगे बड़ी आंत के पहले वाले भाग सिक्कम के अंदर पहुंचेगा। यहां से सबसे जरूरी बात अपने को ये याद रखनी है कि बड़ी आंत में हमेशा और हमेशा बिना पचा हुआ भोजन प्रवेश करता, बिना पचा हुआ भोजन प्रवेश करेगा। यानी जिस भोजन का पाचन अपना शरीर नहीं कर सकता वो भोजन सीधा कहां आ जाएगा? बड़ी आंत में। तो सर जी क्या ऐसा भी कोई भोजन है जिसका पाचन अपना शरीर नहीं कर सकता? क्योंकि आपने तो बोला था कि आमाशय के अंदर जठर रस पाया जाता है जो तेजाब की तरह काम करेगा, लोहे को भी गला सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, गलाने और पाचन का मतलब अलग है। गलाना मतलब तोड़ना और पाचन का मतलब है ग्लूकोज का टूटना और अपने को ऊर्जा की प्राप्ति होना। तो जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन के अंदर हमारे सिर वगैरह के बाढ़ आ जाएंगे, तो उस बाढ़ का पाचन जो है वो हमारा शरीर नहीं कर सकता। या कुछ बच्चे जो सेंटर फ्रूट, सेंटर फ्रेश वगैरह इनको चबाने का काम करते हैं, तो गलती से भी यदि हमारे शरीर के अंदर चली गई तो 7 साल तक भी इनका पाचन हमारा शरीर नहीं कर सकता।
तो उसी भोजन को हम क्या बोलते हैं, उसी भोजन को कहा जाएगा बिना पचा हुआ भोजन। और इस बिना पचे हुए भोजन में से जितनी भी जरूरी चीजें जैसे कि खनिज, लवण, विटामिन, जल, इन सब को उस भोजन से निकालने का काम कौन करेगी, बड़ी आंत करेगी। और बड़ी आंत का कौन सा बड़ा भाग करेगा, तो हम बता देंगे सीकम जो है वो बिना पचे हुए भोजन का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। उस बिना पचे हुए भोजन से क्या निकाल लेगा, खनिज, लवण, विटामिन, जल को निकाल लेगा। उसके बाद वो भोजन कोई काम का नहीं रहेगा, बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट है। और वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो सीधा का सीधा कहां चला जाएगा, तो हम बता देंगे मलाशय के अंदर। ठीक है। और ये मलाशय जो है ये इस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है। मलाशय जो है वो गुद्दा के द्वारा इस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे शरीर से बाहर निकाल देगा, यानी इसको हम बोल देंगे मल। इस मल को बाहर निकालने का काम कौन करेगा, तो हम बता देंगे मलाशय। ठीक है सर जी, आपने ये भी बता दिया, सीकम भी बता दिया, रेक्टम भी बता दिया, लेकिन ये वाली बात रह गई। और यहीं से सबसे जरूरी क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ी आंत का। एक नॉर्मल सी बात है कि बड़ी आंत का कोलोन वाला जो भाग है ये सबसे बड़ा भाग होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बड़ी आंत का कोलोन वाला जो भाग है इसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाएगा, ई कोलाई। हम बताएंगे कि कोलोन के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाएगा जिसका नाम क्या है, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को हिंदी में कहा जाता है जीवाणु। मैं आपको बता दूं जीवाणु जो है वो पहली जीवित कोशिका थी जिसकी खोज 1674 के अंदर ल्यूवेन होक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है। अब बात करते हैं कि ई कोलाई नामक बैक्टीरिया काम क्या करता है। तो मैं आपको बताऊंगा ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है ये कोशिका भित्ति का पाचन करता है। कोशिका भित्ति का पाचन करेगा। चलो ठीक है, लेकिन अब अपनी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये कोशिका भित्ति क्या होती है। तो मैं आपको बताऊंगा, जब आप कोशिका पढ़ेंगे तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में अपने को अलग अलग पढ़ना होगा। जंतु कोशिका का मतलब वो कोशिकाएं जो जीव जंतुओं के अंदर पाई जाएंगी, और पादप का मतलब वो कोशिकाएं जो पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती हैं। तो उस कोशिका का एक भाग होता है कोशिका भित्ति, यानी पेड़ पौधों का बाहरी आवरण जो है, पेड़ पौधों का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, तो हम बता देंगे कोशिका भित्ति। पादपों की जो बाहर वाली छाल होती है उसी को क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति इतनी मजबूत होती है कि इसका पाचन मानव का शरीर नहीं कर सकता। ठीक है। तो अभी तो आपने बताया सर जी कि ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया कोशिका भित्ति का पाचन कर लेगा और ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में चला जाएगा। ठीक है। तो आप तो दोनों बातें ऑपोजिट बता रहे हो। तो मेरे बच्चों याद रखना है कि ये ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया ये केवल और केवल मवेशियों में पाया जाता है, वो भी तो मानव का ही एक हिस्सा। मवेशी का मतलब वे लोग जो गाय, भेड़, बकरी, भैंस को चराने का काम करते हैं। और गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया। तो जो मवेशी होते हैं वो ज्यादातर मांसाहारी होते हैं, तो वो उस मांस को खाने का काम करेंगे। और उन जीव जंतु के अंदर यदि ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया था तो वो ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया इन मवेशियों के अंदर भी आ जाता है। और यहीं से एक सबसे जरूरी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया कहां पाया जाएगा, तो हम बता देंगे बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में। दूसरा क्वेश्चन, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया काम क्या करेगा, तो हम बता देंगे यह कोशिका भित्ति का पाचन करता है। ठीक है। कोशिका भित्ति होती क्या है, पेड़ पौधों का बाहरी आवरण या फिर पेड़ पौधों की बाहरी छाल को क्या कहा जाएगा, कोशिका भित्ति। और ये ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया ज्यादातर मवेशियों के अंदर या फिर मांसाहारी जीवों के अंदर पाया जाता है।
ठीक है, बड़ी आंत से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद केवल वेस्ट प्रोडक्ट बचता है जो मलाशय के द्वारा उस मल को बाहर निकाल दिया जाता है। बस इतना ही अपने को पढ़ना है पाचन तंत्र के अंदर। फिर अपने को एक बात बतानी है कि पाचन का कार्य कहां से प्रारंभ हुआ था, तो हम बता देंगे मुख गुहा के अंदर। मुख गुहा के बाद में भोजन कहां गया था, आमाशय यानी पेट के अंदर। आमाशय के बाद में भोजन कहां गया था, छोटी आंत के अंदर। और जैसे ही भोजन छोटी आंत में आया था तो शरीर के दो अंग, एक तो लीवर और दूसरा अग्नाशय ग्रंथि, इन दोनों ने अपना रस छोटी आंत में भेजा। छोटी आंत के बाद में भोजन कहां जाता है, तो हम बता देंगे बड़ी आंत के अंदर। बस बड़ी आंत के 3 भाग, सिक्कम, कोलोन और मलाशय। मलाशय के द्वारा इस मल को बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद में अपने को याद रखना है कि मुख गुहा से बड़ी आंत तक का भाग, मुख गुहा से बड़ी आंत तक का भाग क्या कहलाएगा, तो हम इसी को बता देंगे आहार नाल। ये वाली बात याद रखनी है। मुख गुहा से बड़ी आंत तक का भाग क्या कहलाएगा, आहार नाल। और इसकी लंबाई बताएंगे हम टोटल 9 से 10 मीटर, यानी तकरीबन और तकरीबन 27 से 30 फीट के आसपास क्वेश्चन पूछा जाता है। आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है, तो हम बता देंगे तकरीबन 30 फुट या 9 से 10 मीटर के आसपास। भोजन जो है वो मुख गुहा से आमाशय में जाएगा, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत। ठीक है, यहां पर जो भोजन जाने की गति ये इस प्रकार होगी जिसको हम बोलते हैं जिग जैग। जिग जैग, और हिंदी में इसको बोला जाता है कर्मा कुंचन। जिग जैग या फिर कर्मा कुंचन गति। नॉर्मल सी बात है, यदि ये जिग जैग गति ज्यादा हो जाएगी तो इंसान को दस्त वगैरह लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, यदि ये जिग जैग की गति ज्यादा हो जाएगी तो अपने को क्या लगने लग जाएंगे, दस्त वगैरह लगने स्टार्ट हो जाएंगे। यदि ये जिग जैग गति जो है वो कम हो जाए तो मानव को कब्जी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में एक बात ये और याद रखनी है कि जो छोटी आंत, छोटी आंत के अंदर एक उंगली नुमा, छोटी आंत के अंदर कुछ उंगली नुमा उबार पाए जाते हैं। उंगली नुमा उबार पाए जाते हैं और इन्हीं उंगली नुमा उबार को एक नाम दिया जाता है विली। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया। छोटी आंत के अंदर कुछ उंगली नुमा उबार पाए जाते हैं जिन्हें विली कहा जाता है। ये विली काम क्या करते हैं, तो ये आंत के रस को बाहर निकालने का काम करेंगे। और रस क्या काम करेंगे, हमने अभी पढ़ा था कि रस जो है वो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। कौन सा रस हमने पढ़ा था, छोटी आंत के अंदर ग्रहणी के अंदर जैसे ही भोजन आएगा तो लीवर और अग्नाशय ग्रंथि अपना अपना रस जो है वो छोटी आंत के अंदर बेचेंगे। छोटी आंत के 3 भाग हैं, ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांतर। ग्रहणी के अंदर सारे के सारे भोजन का पाचन हो जाएगा, उसके बाद कभी भी भोजन का पाचन नहीं होता। मध्यांतर और शेषांतर के अंदर पचे हुए भोजन का अवशोषण होगा और छोटी आंत के बाद में भोजन सीधा जाएगा बड़ी आंत। और बड़ी आंत के अंदर हमेशा बिना पचा हुआ भोजन जाएगा और बिना पचे हुए भोजन से बड़ी आंत जो है वो पोषक पदार्थों के अवशोषण का काम करती है। उसके बाद में बड़ी आंत का लास्ट वाला भाग मलाशय जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट यानी मल को बाहर निकालने का काम करता है। तो पाचन तंत्र से अधिकतम इतने ही क्वेश्चन सामने वाला अपने को पूछ सकता है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि पहले हम एक पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं या सामने वाला अपने से पूछ सकता है उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो अब बात करें कि पाचन तंत्र से सामने वाला अपने को कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर पूछे गए। ठीक है, तो साथियों साथ साथ में अपने को इन सब के आंसर देते चलना है। ठीक है, यहां से पहला क्वेश्चन जो वो पूछना प्रारंभ हो जाता है। पहला क्वेश्चन ये है कि छोटी आंत जो है, छोटी आंत का उंगली की तरह हिस्सा, छोटी आंत का उंगली की तरह छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन दे दिया आपको,
लाइलेक्टा, ग्लोमेरुलर, या फिर विली, या फिर ट्यूब्यूल। तो हमने कहा था कि छोटी आंत के अंदर उंगली नुमा उबार पाए जाते हैं और उन्हीं उंगली नुमा उबार को हमने क्या नाम बताया था, विली नाम दिया था। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया। आहार नाल का कौन सा अंग अपचित भोजन यानी बिना पचे हुए भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित कर लेता है? तो हमने अभी पढ़ा था बड़ी आंत जो है वो बिना पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है। पित्तरस यकृत द्वारा स्रावित होता है, ठीक है, पढ़ा था हमने। पित्ताशय में संग्रहित होता है, ठीक है। जो मुख्य रूप से खालिस्तान के टूटने में मदद करता है, तो हमने पढ़ा था कि पित्तरस जो है, पित्तरस का पीएच मान 7.7 होता है और वह काम क्या करेगा, वसा का पायसीकरण या फिर वसा का इमल्सीकरण। वसा का पायसीकरण क्या होता है कि वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। पित्तरस का रंग कैसा होगा, हल्का पीला, किसके कारण होगा, तो हमने अभी पढ़ा था बिलीरुबिन वर्णक के कारण। उसके बाद में एक क्वेश्चन, आहार नाल का कौन सा भाग बलगम और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करता है? तो हमने पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां पाया जाएगा, आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर HCl जो जठर रस है उसका पीएच मान 1.2 से 1.8 तक होता है। उसके बाद में पित्तरस को खालिस्तान नाम की एक थैली में संग्रहित किया जाता है। तो सीधा सा क्वेश्चन है, पित्तरस को पित्ताशय के अंदर जो है वो स्टोर किया जाता है। ओके। निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो छोटी आंत में स्रावित होता है? तो हमने पढ़ा था कि छोटी आंत के अंदर अग्नाशय ग्रंथि अपना रस भेजेगी और अग्नाशय रस के अंदर इमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम पाई जाते हैं। इमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करेगा और ट्रिप्सिन जो वो प्रोटीन का पाचन करेगा। तो यहीं पर पूछा प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, तो सीधा सीधा हम बता देंगे ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है। मानव शरीर में भोजन की एक लंबी नली से गुजरता है, वो कहां से शुरू हो जाती है? तो हम बजाएंगे भोजन के पाचन का जो कार्य है वो मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा से भोजन सीधा कहां जाएगा, आमाशय के अंदर। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया। कौन कौन से एग्जाम में आए हैं वो भी हमने साथ साथ में लिख रखे हैं, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता चला जाए कि हाँ इस लेवल तक के हम सारे एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। मानव आमाशय में उत्पन्न होने वाला कौन सा अम्ल जो है वो भोजन के पाचन में मदद करेगा? तो मानव के पेट के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में सेलुलोज को पचाने के लिए दिमक की आंत में होता है। सेलुलोज यानी कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होगी? तो हम बताएंगे कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और कोशिका भित्ति के पाचन में मदद कौन करता है? तो हमने पढ़ा था ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है वो कोशिका भित्ति के पाचन में मदद करता है। कहां पाया जाएगा? बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में। ठीक है। पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो हमने पढ़ा था कि छोटी आंत जो है, छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में भोजन का अंतिम पाचन हो जाएगा। उसके बाद में कभी भी भोजन का पाचन नहीं होगा। ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये अभी बता देंगे कि आहार नाल का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। तो ये आप लिख भी लेना अपने नोट्स के अंदर कि आहार नाल की सबसे बाहरी जो परत है वो सिरोसा कहलाती है। सिरोसा कहलाती है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत को सिरोसा कहते हैं। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2006 के अंदर सेम टू सेम आया। उसके बाद में कौन सा अंग पचित भोजन से विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है? यहां पर सामने वाला अपने को पचे हुए भोजन की बात कर रहा है और पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां होगा? तो हम बताएंगे छोटी आंत के अंदर। और छोटी आंत को गुदांतर नाम भी दिया जाता है। ठीक है। किसमें आया था? यूपीएससी 2006 के अंदर। ऊर्जा देने से पूर्व मानव शरीर में कौन जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है? तो हम बताएंगे कार्बोहाइड्रेट जो है, क्योंकि हमने पढ़ा था मुख गुहा में सबसे पहले इसी कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के अंदर, वो स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। तो यही सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा है, तो ग्लूकोज में कौन बदलता है? तो हम बता देंगे कार्बोहाइड्रेट।
उसके बाद एक वयस्क मनुष्य में कितने बेदक पाए जाते हैं? बेदक का मतलब यहाँ पर अंग्रेजी में दे रखा है केनाइन। तो हमने साफ साफ आपको बताया था कि मानव के अंदर 4 प्रकार के दांत, एक तो कृंतक, मानव के अंदर 4 प्रकार के दांत, कर्तनक, रदनक, अग्रचौर्णक और चौर्णक, ये पाए जाते हैं। तो आप बताओगे सर जी आपने तो बेदक नाम ही नहीं बताया। तो मेरे साथियों कई बार नाम जो है वो सामने वाला अपने को अलग दे देता है, और सारे के सारे जो पर्यायवाची नाम है वो अपने से पढ़ने पॉसिबल भी नहीं हो पाते। अब इस नाम से पता चल जाएगा बेदक यानी बेदने वाला। अब मैं आपको कहूं कि किसी भी चीज को अपने को बेदना है तो आप कौन से दांत काम में लोगे? तो आप बताओगे सर जी वो दांत काम मिलेंगे जो चीरने और फाड़ने का काम करेंगे। और चीरने फाड़ने वाले दांत कौन से होते हैं जी? रदनक होते हैं। और मानव के अंदर रदनक कितने पाए जाते हैं? तो आपको बताया गया था कितने पाए जाएंगे? 4। तो हम बता देंगे कि कितने बेदक होते हैं? 4। कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन नोट से ना कर थोड़ा सा घुमा फिरा के दिए जाते हैं ताकि वो पता करें कि जो बच्चे हैं उनका जो लेवल है आईक्यू लेवल वो किस हद तक गया हुआ। तो कुछ क्वेश्चन अपने को अच्छे से समझ के फिर करने होंगे। वेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के खालिस्तान में परिवर्तन लाती है। तो मैं बता दूं आपको पाचन तंत्र के अंदर जो है वो परिवर्तन लाने का काम कौन सी सर्जरी करती है? वेरिएट्रिक सर्जरी। आरपीएससी 2003 यानी राजस्थान के अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया हुआ है। मानव शरीर के किस अंग में, मानव शरीर के किस अंग में कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है? तो हम बताएंगे लीवर के अंदर। अब आप पूछोगे सर जी ये बात तो आपने बताई नहीं थी। तो मेरे प्यारे साथियों अपने को इस लीवर के बारे में पूरी एक क्लास अलग से पढ़नी पड़ेगी। लीवर के बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि लीवर का वजन 1.5 किलोग्राम। लीवर जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर के अंदर जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। लीवर के अंदर कुछ विटामिन भी स्टोर रहती हैं। लीवर जो है, लीवर के अंदर सबसे ज्यादा ठीक होने की क्षमता यानी पुनरुत्पादन क्षमता होती है। तो चिंता मत करना, इसके बारे में एक पूरी क्लास अलग से आपको समझा दी जाएगी। निम्न में से कौन सा मानव अंग वयस्कों में क्षतिग्रस्त होने के बाद फिर से विकसित हो सकता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि लीवर के अंदर सबसे ज्यादा पुनरुत्पादन क्षमता होती है। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो हमने पढ़ा था कि छोटी आंत, इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर। दांत के मूल पर किस पदार्थ का आवरण लगा होता है? तो सीधा सीधा आपको बताया गया था कि दांत के ऊपर इनेमल पाया जाता है और इसी इनेमल के कारण हमारे दांत जो हैं वो मजबूत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का हिस्सा नहीं होता? तो ग्रंथि जो है, यकृत तथा अग्नाशय, छोटी आंत और जीवाणु कोशिका। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर ग्रंथि मत कर देना, क्योंकि ग्रंथि किसको बोला था हमने कि जिन अंगों के द्वारा या तो रस निकलता है या फिर हार्मोन निकलते हैं। तो रस के बारे में तो आपने पढ़ा था, जठरस भी निकलता है, आंती रस भी निकलता है। तो ये तो पाचन के आहार नाल के अंग। लीवर और अग्नाशय ग्रंथि आपने देखा था कि ये भी पाचन के अंदर काम करते हैं। यहाँ पर भोजन बेशक ना जाता हो लेकिन पाचन के अंदर इनकी अहम भूमिका होती है। अगला छोटी आंत तो हम बता देंगे जीवाणु कोशिका जो है, इसका आहार नाल में कोई भी काम नहीं होता। ये क्वेश्चन थोड़ा सा श्वसन तंत्र जो है उससे रिलेट करता है कि बड़ी पेशीय शीट जिसे कहा जाता है जो छाती गुहा का तल यानी आधार होती है। हमारी चेस्ट का आधार कौन होता है? तो हम सीधा सीधा बता देंगे डायफ्राम। और यदि डायफ्राम टूट जाए तो इंसान की तुरंत मौत हो जाएगी। इसके बारे में अपने को श्वसन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में हम बताएंगे मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? तो हम बता देंगे कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में यकृत व मांसपेशियों में ऊर्जा जमा हो जाती है, तो हम बताएंगे ग्लाइकोजन के रूप में। थोड़ी देर पहले बताया था। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है? पित्ताशय में उपस्थित पत्थर जो वो निम्न में से किसका पाचन प्रभावित करेगा? पित्ताशय का मतलब होता है कि पित्तरस कहां से निकलता है? तो हम बताएंगे लीवर से। कहां स्टोर होगा? पित्ताशय के अंदर। तो लीवर क्या काम करता है? वसा का पायसीकरण करता है।
तो सीधी सी बात, किसका पाचन प्रभावित होगा? तो हम बता देंगे वसा। अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है जो पायसीकृत वसा के टूटने के लिए उत्तरदायी होता है? यानी वसा को तोड़ने का काम कौन करेगा? तो हम बता देंगे लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है। उसके बाद में लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो किसका पाचन करेगा? स्टार्च। तो साथियों इतने ही क्वेश्चन जो है वो पाचन तंत्र से आज तक पूछे गए हैं, ये सामने वाले अपने को पूछ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने सारी क्लासेज जो है वो अच्छे से ली होंगी। यदि बच्चों ने इस क्लास को अच्छे से पढ़ा व समझा होगा तो ये सारे क्वेश्चन मात्र उसके लिए 5 से 10 सेकंड के थे। और ये क्वेश्चन बाद में कराए क्यों जाते हैं? ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि ये क्वेश्चन जो यूपीएससी 1997 के अंदर पूछा गया था, और यदि ये क्वेश्चन मैं ठीक कर रहा हूं इसका मतलब इस चैप्टर को मैंने अच्छे से पढ़ा। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस का होना जरूरी। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप अच्छे टीचर से पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद में उस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को लगा लें। तो उम्मीद करते हैं कि पहला चैप्टर जो पाचन तंत्र है, इससे आने वाले सभी क्वेश्चनों को मेरे प्यारे बच्चे जो हैं वो सारे के सारे ठीक करके आए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आगे भी आप इसी प्रकार हमारा सहयोग करते रहेंगे और सारी जो क्लासें वो अच्छे से पढ़ने व समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों। कल लेके आते हैं दूसरा श्वसन तंत्र या फिर अंतःस्रावी तंत्र के बारे में समझने व पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।